ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 12 और इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशंस में सेकंड और थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं व्हिच द फर्स्ट वन वाज बर्नौली इक्वेशन, द सेकंड इज रिकार्टीज एंड द थर्ड वन इज क्लॉरियट्स। अच्छा, रिकार्टी इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन में बेसिकली क्या होता था, आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स होता था, आपके पास प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई होता था इज इक्वल्स टू आपके पास क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर एन होती थी। ठीक है, यानी वो नॉन लीनियर होती थी। रिकार्टी में आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि आपके पास डेरिवेटिव वाली टर्म भी है और आपके पास वाई भी है, वाई स्क्वायर भी है एंड आपके पास वो है कांस्टेंट वाली टर्म भी है। यानी यू हैव अ परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी राइट हैंड साइड पे आती है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नहीं होगी, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस रिकार्टी इक्वेशन की जो क्वेश्चन रिकार्टी का होगा ना, उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज होगी, आपको एक सोल्यूशन गिवन होगा। यानी उसने बोला होगा लेट वाई वन बी द नोन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी उसने एक सोल्यूशन हमें दे दिया होगा। तो हमने इन इक्वेशन को, ये इक्वेशन किसी नॉन सोल्यूशन के बगैर सॉल्व नहीं होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हमने एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन करनी है कि y की जगह पर हमने जो नॉन सोल्यूशन है प्लस एक वेरिएबल z इंट्रोड्यूस करा देना। तो y इज इक्वल टू वाई वन प्लस जेड। जब हम अब हमने जब हम राइट हैंड साइड पे y इज इक्वल टू वाई वन प्लस जेड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पर डी वाई ओवर डी एक्स है, इसकी क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की भी वैल्यू आ जाए, जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेट कर देंगे। इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास डी वाई वन ओवर डी एक्स हो जाएगा और डी जेड ओवर डी एक्स हो जाएगा प्लस। ठीक है, ऐसे। तो नाउ दिस टर्म विल गो हेयर एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस जेड विल गो हेयर एंड हेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली वही हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड पर डी वाई वन ओवर डी एक्स प्लस डी जेड ओवर डी एक्स आ गया और राइट हैंड साइड पर वाई की जगह वाई वन प्लस जी और वाई स्क्वायर की जगह वाई वन प्लस जी का होल स्क्वायर आ गया। हमने फर्दर इसको ओपन किया, क्यू ऑफ एक्स एक दफ़ा वाई वन के साथ लिखा जाएगा और क्यू ऑफ एक्स एक दफ़ा जेड के साथ लिखा जाएगा, वो उधर चला गया। आर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वाई वन स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई वन जेड आर ऑफ एक्स के साथ। हम इस पूरे को खोलेंगे, सारी को इक्वेशंस को खोल के लिखेंगे, तो हमारे पास वाई वन वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड अलग हो रही होगी, यानी पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई वन प्लस आर ऑफ एक्स वाई वन स्क्वायर। ये पी ऑफ एक्स जो ओरिजिनल आ रहा है वो है और क्यू ऑफ एक्स के साथ वाई वन यहाँ से आया है और आर ऑफ एक्स वाई वन स्क्वायर ये बेसिकली यहाँ से आया है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है क्यू ऑफ एक्स जेड वो इधर है, आर ऑफ एक्स टू वाई वन जेड इधर है और आर ऑफ एक्स जेड स्क्वायर इधर है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को गौर से देखें और हम ये बात कह रहे हैं कि वाई वन इज द नॉन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो सोल्यूशन का क्या मतलब है कि अगर वाई की जगह मैं वाई वन पुट कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट हो रही है। ठीक है, यही सोल्यूशन होता है ना। यानी कि डी वाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई वन प्लस आर ऑफ एक्स वाई वन का स्क्वायर। यानी कि अगर y स्क्वायर और y की जगह y1 हो और यहाँ पर y1 हो तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, y1 है और y1 स्क्वायर है, तो बेसिकली ये इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई वन ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी डी वाई वन ओवर डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर डी वाई वन ओवर डी एक्स आ गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, डी वाई वन ओवर डी एक्स कट जाएगा इस तरह। पीछे मेरे पास डी जेड ओवर डी एक्स रह जाएगा और ये वाली टर्म रह जाएगी जो एक्स्ट्रा थी। उसमें मेरे पास क्या आता है, जेड क्यू ऑफ एक्स आता है प्लस जेड स्क्वायर आर ऑफ एक्स आता है प्लस टू वाई वन जेड आर ऑफ एक्स आता है। तो अब ये मेरे पास बर्नौली इक्वेशन बन गई है। कैसे कि अगर आप z देखें तो उसमें z के साथ कांस्टेंट कुछ नहीं है, z के साथ एक पावर में चीज़ है और z के साथ लीनियर दो चीज़ें हैं। ये इसके साथ भी z की पावर वन है और इसके साथ भी z की पावर वन है, तो इन दोनों टर्म्स को मैं इधर ले आऊंगा, z की पावर में लिखूंगा q ऑफ एक्स प्लस टू वाई वन आर ऑफ एक्स, ये पूरा लीनियर वाले के साथ आ गया और ये मेरा वो हो गया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली में मैं क्या करता हूँ सोल्यूशन के लिए, जो पावर होती है ना इसकी राइट हैंड साइड पे जो ग्रेटर पावर होती है उससे मैं पूरी डिवाइड करता हूँ इक्वेशन। यानी मैं इसका सोल्यूशन गिवन है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पास ये आ गया ना, तो अब मैं जेड स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड करूंगा, यानी यहाँ पर वन ओवर जेड स्क्वायर आ जाएगा और ये भी वन ओवर जेड स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी। वन ओवर जेड स्क्वायर से डिवाइड होगी तो ये वाला जेड है तो वन ओवर जेड रह जाएगा, यानी जेड की पावर माइनस वन रह जाएगा। तो जब जेड की पावर माइनस वन रह जाएगा
तो जब z की पावर -1 रह जाएगा तो हम उसको बेसिकली एक नया वेरिएबल सपोज कर देंगे और बर्नौली जिससे हम सॉल्व करते हैं वो कर लेंगे. लेट्स लुक ऑन टू एन एग्जांपल. ठीक है, तो दिस इज माय एग्जांपल. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये रिकार्टी की भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं. कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है ना, आप उससे पहले y प्राइम को आइसोलेट करो, फिर आपको पता चलेगा ये इक्वेशन बन क्या रही है. तो y प्राइम को मैं जब आइसोलेट करूंगा, x क्यूब को यहाँ पे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास बेसिकली ये इक्वेशन आ जाएगी. y प्राइम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इधर जाके डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर से 1/x बचेगा, यहाँ पर 1/x क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर -1/x आ जाएगा. अब मुझे पता चल रहा है कि यार इसमें कांस्टेंट भी है, ये भी है और ये भी है, स्क्वायर भी है और लीनियर भी है, तो ये रिकार्टी है. ऑल्सो मुझे एक सोल्यूशन भी गिवन है, तो मुझे ऐसे ही पता चल रहा है ये रिकार्टी है. अब इसमें इसकी मेरी क्या सब्स्टिट्यूशन होगी, y का एक सोल्यूशन x है, तो मेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस जेड. इसको मैं पुट कर दूंगा. इसका डेरिवेटिव क्या है इस इक्वेशन का, 1, क्योंकि x के हिसाब से ही होता है तो x 1 हो जाएगा और z प्राइम यहाँ पे आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा 1 प्लस जेड प्राइम आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे y की जगह मैं x प्लस जेड डाल दूंगा. y की जगह जब मैंने x प्लस जेड डाला है, ऐसे 1 प्लस डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू -1/x, वो कांस्टेंट वाली टर्म है, y की जगह x प्लस जेड और x प्लस जेड का होल स्क्वायर. अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा और इन सारी टर्म्स को मैं खोलूंगा, तो मेरे पास ये x है और ये x है, कैंसिल हो जाके 1 आ जाएगा और बाकी टर्म्स मेरे पास ऐसी कि मतलब z/x आ गया. फिर ये स्क्वायर वाली टर्म है तो x² क्यूब आएगा जो कि 1/x आएगा, फिर z² क्यूब आएगा ये, और फिर 2xz/x क्यूब आएगा जो कि ये आ गया मेरे पास सॉल्व होके. अब ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और पीछे मेरे पास dz/dx रह जाएगा. रिकार्डी इक्वेशन का सही सोल्यूशन का आपके पास ये हिंट ये कि आपके पास कांस्टेंट कुछ नहीं बचेगा. एंड पे जो बचेगा ना वो z की फॉर्म में बचेगा और बर्नौली बनना चाहिए, वरना आपने गलत किया है. कांस्टेंट देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है, जो भी थे. तो अब पीछे मेरे पास ये इक्वेशन रह गई कि dz/dx यहाँ पर है, z/x है, 2z/x² प्लस z³ है. ठीक हो गया. ये दोनों मेरी लीनियर टर्म्स हैं और ये मेरी क्या है, स्क्वायर वाली है. इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा. जब इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, z को मैं आइसोलेट कर दूंगा, तो मेरे पास 1/x प्लस 2/x². अब ये मेरी बर्नौली की फॉर्म में बन गया. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्क्वायर से z² से डिवाइड करता हूँ. बर्नौली इक्वेशन का सोल्यूशन है अब ये बेसिकली. z² से मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास z की पावर -2 आ जाएगी, यहाँ पे z की पावर -2 आ जाएगी, लेकिन इधर z की पावर 1 है तो पीछे z की पावर -1 रह जाएगी. मैं लेट से ओमेगा कर देता हूँ, या w इज इक्वल टू z की पावर -1 मैं पुट करता हूँ. जब w इज इक्वल टू z की पावर -1 पुट करूंगा तो हम बर्नौली में क्या करते थे, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते थे. इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो -1 है ना, तो -1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में एक ऐड हो जाएगा, एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस z की पावर -2 हो जाएगा ऐसे. ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो z की पावर -2 हो जाएगा. ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया हमने, ये ओमेगा सब्स्टिट्यूशन की, z की पावर -1 आया, इसका डेरिवेटिव लिया -1/z² हो गया और dz/dx, क्योंकि ये भी तो एक वेरिएबल ही है ना, तो इसका भी डेरिवेटिव आएगा साथ. अब अगर हम देखें तो ये जो मेरी टर्म है 1/z² dz/dx, ये बर्नौली का सोल्यूशन है, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. और जो यहाँ पे मेरा z-2 मैंने आपको बताया था dz/dx, वो बेसिकली ये दोनों सेम ही है. तो अब मैं इसको इसके इक्वेट कर सकता हूँ, यानी मैं d या -d⍵/dx को पुट कर सकता हूँ. यहाँ पर मैंने -d⍵/dx को पुट किया, इसने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, एक ही बात है, माइनस यहाँ से कॉमन लेके इसने यहाँ पर भेज दिया. ठीक है, तो d⍵/dx को मैंने ऐसे किया, इसको ओमेगा लिखा. अब ये मेरी सिंपल लीनियर फॉर्म बन गई है. अब जब लीनियर फॉर्म बन गई है तो मुझे पता है कि जो मेरा p(x) होता है, ये p(x) होता है, इससे मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता होता हूँ. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगी वो एक्सपोनेंट की पावर में मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगी. तो अब ये मैंने पूरी टर्म उठाई, एक्सपोनेंट में डाली, इंटीग्रेट किया, 1/x की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल log x और 2/x² की इंटीग्रेशन होगी -2/x. ये कैसे हुई है, सिंपल फॉर प्रोडक्ट वो है, पावर रूल है. x की पावर -2 है ना, x की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक मिनट सॉरी, x की पावर -2 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -2, इसकी इंटीग्रेशन होगी x की पावर में -2, एक ऐड होता है और नीचे भी एक वो होता है, ऐड होता है, राइट. और यहाँ पर हमारे पास 2 इसका कोएफिशिएंट में भी है, तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, 2x की पावर -1/-1, तो -2/x बच गया मेरे पास, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है -2/x. ठीक है, तो ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. इसको अगर मैं ओपन करके लिख रहा हूँ तो e की पावर नेचुरल log x डॉट e की पावर ये हो गया, नेचुरल log से कट के x पीछे बच जाएगा, तो x e की पावर -2/x.
अब ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको मैंने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है और पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके मैंने अपना सोल्यूशन निकाल लेना है। यहाँ पर हमने काफ़ी डायरेक्ट किया हुआ, लेकिन जिस तरह हमें याद होगा लीनियर हम सोल्यूशन कैसे करते थे कि हम बेसिकली जब पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रोडक्ट रूल बन जाती थी और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड भी हमारे पास कुछ आता था। तो जब हम दोनों को इंटीग्रेट करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव होता था तो वो सिर्फ प्रोडक्ट बच जाता था, यानी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जो भी इंटीग्रेशन हमारी आती थी, तो वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था वो इधर डिवाइड हो जाता था जाके और हमारे पास वैसे आंसर आ जाता था। ये वही हुआ है, बस इसने डायरेक्ट एक फॉर्म में फार्मूला करके लिख दिया। फार्मूला याद करने की जरूरत है, वही स्टेप्स रिपीट कर लें। अगर ये अनक्लियर होता है तो फिर मुझे बताएं। जो उसने बेसिकली वही काम किया है। तो वहां से जब आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे उसके बाद आपने ओमेगा में z वापस सब्सिट्यूट करना है। आपने ओमेगा क्या सब्सिट्यूट किया था, z की पावर -1, ठीक है। तो आपने ओमेगा की वैल्यू अभी निकाली है बेसिकली, ठीक है, ओमेगा की टर्म्स में निकाले। आप z की पावर z में वापस डालोगे तो ओमेगा की जगह 1/z पुट करोगे जिधर जिधर भी ओमेगा होगा, ठीक है। और अब फिर आप z को भी वापस पुट करोगे। आपने इनिशियल सब्स्टिट्यूशन की थी y इज इक्वल टू x प्लस z, सही है। तो z क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे y माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब ये 1/z था, इसने z को ऊपर ले गया तो यहाँ पे -1 हो गया, रेसिप्रोकल y माइनस एक्स लग गया, यहाँ ये x जाके प्लस हो गया। ये हमारे पास सोल्यूशन है। आई नो इट्स बिट लॉन्ग, जस्ट टू सम इट अप हमने क्या किया है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी और उसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है। उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन था, हमने सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया x प्लस z, उसका डेरिवेटिव लिया है और उसको कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया सॉरी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आई है। और राइट हैंड साइड पे भी हमने सब्स्टिट्यूशंस लगा दिए हैं। तो उसको मजीद सॉल्व किए, कॉन्स्टेंट्स हमारे कैंसिल हो गए, हमारी dz की फॉर्म में बर्नौली इक्वेशन बन गई। बर्नौली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, लीनियर बनाया। बर्नौली नॉन लीनियर होती है। लीनियर कैसे बनाया, ओमेगा पुट करके सपोज करके और उसकी फर्दर इंटीग्रेशन से फिर हमने लीनियर बनाया। लीनियर जब हमारी ओमेगा की फॉर्म में आ गई है उसको हमने इंटीग्रेट किया, उसको हमने सॉल्व किया पी ऑफ एक्स की करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के, और फिर बैक सब्स्टिट्यूशंस करती हैं। इसके बाद कम्स द क्लैरेट्स इक्वेशन। नाउ क्लैरेट्स इक्वेशन इज बेसिकली y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। पी यहाँ पर क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ y है, ठीक है। और f क्या है, बेसिकली फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, यानी p का कोई फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। यानी बेसिकली ये ऐसा फंक्शन है कि जो डेरिवेटिव में भी दोबारा डिफरेंशिएट हो सके, यानी ये डबल डेरिवेटेबल फंक्शन है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है लेकिन हम करेंगे इसको। तो इसको ना हम एक दफ़ा सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हम ना इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें और इस टर्म का हम y डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक दफ़ा p आ जाएगा क्योंकि x है ना साथ, तो एक दफ़ा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी dx ओवर dx 1 होता है, प्लस फिर x p प्राइम होगा एक दफ़ा, मतलब दूसरी तरह dp ओवर dx हो जाएगा, और प्लस f प्राइम ऑफ p, यानी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव आएगा, एंड p भी तो एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव इसके साथ आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मेरी डिफरेंशिएटेबल हो गई। अब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा p में dy ओवर dx मेरा बेसिकली p है, तो ये वाला p और ये वाला p आके कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास पीछे बच जाएगा x p प्राइम प्लस f प्राइम ऑफ p इंटू पी प्राइम। ये मेरा चेक भी होता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ कि मेरा p कटना चाहिए और मेरा जो टोटल आना चाहिए ना वो p प्राइम की फॉर्म में आना चाहिए, यानी दोनों टर्म्स के साथ p प्राइम है, क्योंकि मैंने p प्राइम कॉमन लेना होता है, ठीक है। मैंने p प्राइम कॉमन ले लिया, और मैंने p प्राइम जब कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ से x आया और यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ p आ गया, तो x प्लस एफ ऑफ p इज इक्वल टू मेरा 0 आ गया क्योंकि ये और ये कट गया था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये प्रॉपर्टी बेसिकली हम आगे हर जगह यूज़ करेंगे। या तो यहाँ पर p प्राइम इज इक्वल टू 0 है, या फिर यहाँ पे मतलब अगर हम इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, यानी या तो p प्राइम इक्वल टू 0 है या फिर ये वाली टर्म इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम इन दोनों को आगे सॉल्व करेंगे। ये वाली टर्म यानी x प्लस एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ p इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ p। हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास लेट्स से ये वाली है, y इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग y प्राइम की जगह आप p पुट कर दें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स पी, मतलब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है
क्लैरियट्स की, तो y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग पी आ गया मेरे पास। अब ये जो मेरा पूरा है ना, ये मेरा बेसिकली एफ ऑफ पी है, ठीक है, ये पूरा मेरे पास एफ ऑफ पी है मेरा, और एक्स पी मेरा नॉर्मल चीज़ है। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँ ना करूँ, मतलब वो मेरे पास आगे जाके वही यही बेसिकली हरकतें रिपीट होंगी, और मेरे पास इस तरह की फॉर्म में एक आंसर आ जाएगा, हर दफ़ा ये रिपीट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यही चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं कि यार मैं एक दफ़ा पी प्राइम इज इक्वल टू जीरो के हिसाब से आंसर ले आता हूँ, और एक दफ़ा एक्स प्लस एफ पी प्राइम इज इक्वल टू जीरो के हिसाब से आंसर ले आता हूँ। अब जो आंसर मेरा पी प्राइम को जीरो पुट करके आता है ना, पी प्राइम बेसिकली क्या है, डी पी ओवर डी एक्स, वो मेरा जनरल आंसर है। और जो आंसर मेरा इस टर्म को जीरो पुट करके आता है, वो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। ये कैसे होता है हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो पी प्राइम क्या है, एक दफ़ा पी प्राइम को जीरो पुट करना है, पी प्राइम है डी पी ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, किस केस में डिफरेंशिएटिव जीरो होता है, कांस्टेंट, यानी अगर मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएटिव ले रहा हूँ, यानी 10 का अगर मैं डिफरेंशिएटिव ले रहा हूँ, तो डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। तो इस बात से कि डी पी ओवर डी एक्स अगर जीरो है, तो हमें पता चला कि पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। जब p कांस्टेंट है और मैं p की वैल्यू इस पहली इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, या इसमें पुट करता हूँ, तो जहाँ पे p था ना, जहाँ पे p था उसकी जगह c पुट कर देना है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग c, सीधा सीधा ये आंसर आएगा। और ये हर दफ़ा आंसर यही आएगा कि एक दफ़ा एक p प्राइम पुट करके जीरो आपके पास c आएगा, तो आप बस p की जगह c पुट कर दो, तो आपका यही जनरल सोल्यूशन होगा। ये पता नहीं अजीब सी बात है, बट ये इक्वेशन यही प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो हमेशा ये आंसर इस तरह आया करेगा, और आपने लिखना है, आपने शो करना है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। अब हम दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, बेसिकली x प्लस डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ p इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम p। अब मेरे पास f ऑफ p क्या है, नेचुरल 1 माइनस नेचुरल लॉग वाई प्राइम। तो अगर मैंने इसका डेरिवेटिव डालना है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और माइनस नेचुरल लॉग वाई प्राइम का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 ओवर वाई, और इसके साथ एक ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो माइनस इंटू माइनस 1 ओवर पी, तो 1 ओवर पी मेरा क्या हो जाएगा, 1 ओवर पी आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 ओवर पी मैंने डाल के सोल्यूशन निकालना है। तो जब मैं x इज इक्वल टू 1 ओवर पी डालूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू p इंटू 1 ओवर पी आ जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पर है ना x, तो मैं y इज इक्वल्स टू p इंटू 1 ओवर पी आ गया, प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग p से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 माइनस नेचुरल लॉग p, ये मेरे पास y का आ गया सोल्यूशन। अब आप गौर करो, x का सोल्यूशन आया p की फॉर्म में, y का सोल्यूशन आया p की फॉर्म में, तो ये क्या है, बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन है कि दोनों वेरिएबल्स का किसी और की फॉर्म में आ रहा है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और ये इसने मजीद फ़ायदा बात कर दी है कि अगर मैं p को एलिमिनेट कर दूँ इसमें मतलब सब्स्टिट्यूशन करके, तो मैं y इज इक्वल टू 2 प्लस नेचुरल लॉग x विच इज सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ये हमने निकालना होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। दिस इज़ द टोटल थिंग। इसको अगर हम रिवाइज करें तो हमने क्या करना है, हमने एक इक्वेशन देखनी है उसमें y प्राइम की सब्स्टिट्यूशन p करनी है, ठीक है, और p प्राइम को जीरो पुट करना है। p प्राइम को जीरो पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो p जिधर जिधर हमने p पुट किया था वहां पे हमने c पुट कर देना है, वो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। दूसरा हमें पता है कि x प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ p यानी f ऑफ p हमारा इज इक्वल टू जीरो होता है। हमने दूसरी दफा वो इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। f ऑफ p हमारा यहाँ पे ये था, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये मेरे पास नेचुरल लॉग p था, तो ये 1 ओवर p आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव पुट किया है तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो मैंने x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में वापस पुट करूंगा, मेरे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी। y और x आ गया तो मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन से मतलब एक इंडिपेंडेंट निकाल लूंगा, p के इंडिपेंडेंट आंसर निकाल लूंगा। सिंपल इज दैट।